साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं और इसी कड़ी में एक नया पेपर जो कि 2016 में लिया गया था, आरएसएसबी बोर्ड का था। इसमें लेकिन जो सवाल जो पूछे गए थे ना, बड़े शानदार सवाल थे। एक जो अच्छे लेवल यानी आरएस लेवल हो गया, अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अभी भी वो ऐसे क्वेश्चन है कि कई सारे कैंडिडेट उन क्वेश्चनों के बारे में नहीं जानते। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को अपन अच्छे से विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं तो कुछ साथी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो हमारे सुमन जी जुड़े हुए हैं, कल्पना जी जुड़े हुए हैं, चंचल जी जुड़े हुए हैं, पिंकी धाकड़ जी जुड़े हुए हैं, रानी जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा ज्योति शर्मा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बबलू गुज्जर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे अमित जी जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हमारे किडजू जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हमारे सद्दाम जी जो कि रोज़ पहला मैसेज करते हैं हमके गुड मॉर्निंग का। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जो कि हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। और भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए जिनका नाम मैंने नहीं लिया हो, उनका नाम भी मैं ले लूँगा, ठीक है। अभी हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं हो। तो बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे पूरा राम भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक साजन जी जुड़े हुए हैं हमारे से। यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जुड़े हुए और अच्छे रेगुलर अपने वीडियोस, मेरे वीडियोस को है जो कि डेली रूटीन के साथ एक एक वीडियो देखते रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। राजस्थान जीके आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ किसी गाइड को खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइड से आप पढ़ो, इतने अच्छे से आपकी राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा एक हमारे विनोद कुमार मीणा भी है, एक हमारे कैलाश मीणा है, एक हमारे पंकज मीणा, ये सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। शायद पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है SCL कार्लाइल को जाता है। किसे जाता भाई? SCL कार्लाइल को जाता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो SCL कार्लाइल ने किया था। कब किया था? आपके सामने लिखा हुआ 1871। देखो अब इसमें से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल तो सीधा आएगा कि राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य कब प्रारंभ किया था SC कार्लाइल ने? तो 1871 में किया था। इसी क्वेश्चन के अंदर तीन आपके क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो इनका नाम है SCL कार्लाइल, सर्वप्रथम करने वाले SCL कार्लाइल कब किया था? 1871 में किया था। इसके अलावा मैं बता दूं तो आपको, इसके अलावा मैं बता दूं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो की थी वो अलेक्जेंडर कलिंगम के नेतृत्व में 1861 में हुई थी। ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 1902 में जॉन मॉर्सल के द्वारा इसका पुनर्गठन भी किया गया था, ठीक है। ये आपको रखना, 1902 के अंदर पुनर्गठन हुआ था। कब हुआ था? 1902 में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख जो है वो बड़ली का शिलालेख है, जो कि अजमेर में भिलोत माता के मंदिर के यहाँ मिला था। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज रूपक में मिलता है। कौन से ग्रंथ में आपको मिलता है? राज रूपक में। और राज रूपक के जो रचनाकार है वो कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वीरबाण। कौन है भाई? वीरबाण जी, वीरबाण। इनके लेखक का नाम क्या? वीरबाण है। अगर देखो ग्रंथों की बात है तो राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथों की अपन बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं ग्रंथों की अपन बात करेंगे। कानड़देव प्रबंध के जो रचनाकार है वो पद्मनाभ है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अचलदास खींचीरी वचनिका के जो रचनाकार है वो शिवदास गार्डन है। कुवल्यमाला के जो रचनाकार है उद्योतन सूरी है। वंश भास्कर के जो रचनाकार है सूर्यमल मिश्रण है। और बीसल देव रासो के जो रचनाकार है वो नरपति नालो है। कौन है भाई? नरपति नाले। खुमान रासो की बात कर लो तो दलपत विजय है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की बात कर लो तो चंद्रवरदाई है। जबकि एक हमीर रासो की मैं बात करता हूँ तो सारंगदेव व जोधराज है। और सेनानी की मैं बात करता हूँ तो मेघराज मुकुल है। इसके अलावा और ग्रंथ के अपन देख लेते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। हाला जाला रे कुंडलिया ईश्वरदास, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, प्रबंध कोश के रचनाकार चंद्रशेखर है। इसके अलावा मैं बात कर ले तो प्रबंध कोश, एक तो देखो प्रबंध कोश
प्रबंध कोश के जो रचनाकार है ना वो राजशेखर है, ठीक है। एक राज विनोद और राज रत्नाकर, ये दोनों ही ग्रंथ जो है भट्ट सदाशिव के, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ वेली किशन रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज विजय जयानक, ढोला मारूरद व कवि कलोल का हो जाएगा, ये आपको याद रखना। और इसके अलावा रूठी रानी जो है केसरी सिंह बारट का ग्रंथ है। राज रूपक आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था किसका हो जाएगा, वीरवान का हो जाएगा। राव जेत सिर और चंद की बात कर लो तो बिट्टू सूजा का हो जाएगा। और राज वल्लभ जो है ये मंडन का, किनका है भाई, मंडन का, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा सूरज प्रकाश की बात कर लो तो ये कर्णिदान का, किनका है भाई, कर्णिदान का है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? देखो चावड़ा वंश जो था ना, चावड़ा वंश, अब शायद कुछ कैंडिडेट ने पहली बार ही सुना होगा। भाई सिसोदिया, गोहिल वंश, कच्छावा वंश, राठौड़ वंश, ये तो सारे सुने हुए, यादव वंश, बाटी वंश, लेकिन चावड़ा वंश जो था ना राजस्थान के कौन से राज्य में था? तो ये बिल्कुल राजस्थान के झालोर राज्य का जो भीनमाल है, भीनमाल राज्य में इसका शासन हुआ करता था, ठीक है। भीनमाल के अपन बारे में कुछ बात कर ही लेते हैं। भीनमाल में अपने को एक सभ्यता मिली, भीनमाल सभ्यता, उसका जो उत्खनन किया था किसने, आर.सी. अग्रवाल ने किया था 1953 से 54। देखो भीनमाल सभ्यता से एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है, रोमन एम्फोरा यानी सुरापात्र मिला, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भीनमाल की बात कर लो तो इसका प्राचीन नाम क्या था, सिरीमाल था। प्राचीन नाम क्या था इसका, सिरीमाल था, आपको याद रखना। इसके अलावा देखो कवि माघ का कार्य क्षेत्र, कवि माघ की जन्मभूमि भी भीनमाल थी, इन्होंने शिशुपाल वध की रचना करी थी। इसके अलावा प्रसिद्ध गणितज्ञ और गखोल ज्ञानी जो कि ब्रह्मगुप्त है, इनकी भी जन्म स्थली यही है। इसके अलावा चीनी यात्री हैंसांग ने भी भीनमाल की यात्रा की थी। ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है मान सिंह को, ठीक है। किसको दी थी भाई, मान सिंह को दी थी, ठीक है। इनका पूरा नाम है मिर्जा मान सिंह, क्या है भाई, मिर्जा मान सिंह है, ठीक है। इनके कार्यकाल की अपन बात कर ले तो देखो ये कब बैठे थे गद्दी के ऊपर, तो ये बैठे थे सिंहासन पर 1589 से 1614, 1589 से 1614 इनका कार्यकाल था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो 1550 में हुआ था मोजम्माबाद जयपुर के अंदर, ठीक है। और ये 1562 से लेकर 1614 तक मुगल बादशाहों की सेवा करी थी, लगभग 52 वर्ष तक मुगल बादशाहों की सेवा करी थी इन्होंने। मुगल काल के अंदर सर्वाधिक अवधि तक जो सेवा करने वाले थे वो जयपुर के शासक थे कच्छावा राजा मान सिंह, ठीक है। इसके अलावा फरजंद और मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, बादशाह, मुगल बादशाह अकबर ने दी थी, ठीक है। और ये नवरत्नों में से एक रत्न थे, आपको याद रखना। इसके अलावा और तथ्यों की बात कर लो तो मान सिंह ने डूंगरपुर के शासक आसकरण और बांसवाड़ा के शासक रावल प्रताप सिंह को अगवीर की अधीनता में लिया था। इसके अलावा मैं बात कर लो तो महाराणा प्रताप से भी मुलाकात हुई थी हल्दीघाटी युद्ध से पहले। कहाँ मुलाकात हुई थी, पिछोला झील के किनारे हुई थी और 1573 में मुलाकात हुई थी, ठीक है। मान सिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार करने में असफल भी रहते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, उसमें जो मुगल सेना का नेतृत्व किया था वो भी मान सिंह ने किया था 21 जून 1576 को। कुछ बुक्स में आपको 18 जून भी मिलता है, दोनों ही ऑथेंटिक है, 18 जून 1576, 21 जून 1576। इसके अलावा इसने 3 प्रांतों की सूबेदारी की थी, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ, का बी बे, ठीक है, क्रम से आपको याद रखना। सबसे पहले काबुल, फिर आपका बिहार, फिर आपका बंगाल, तो ये 3 राज्यों की सूबेदारी भी इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा और मैं बात कर लेता हूँ तो देखो इनके समय जो मुरारी दास थे उन्होंने मान चरित्र और मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करी। इसके अलावा जगतनाथ भी इनके दरबार में रहते थे, उन्होंने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ पुंडरीक विट्ठल, इन्होंने जो रचना की थी एक तो राग चंद्रोदय, एक राग मंजरी। राग चंद्रोदय, राग मंजरी और दूनी प्रकाश ग्रंथों की जो रचना करी थी वो किसने करी थी, तो वो भी आपके पुंडरीक विट्ठल के द्वारा की गई थी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इनके दरबार में एक दलपत राय रहते थे, उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना करी, एक तो पत्र प्रशस्ति, एक पवन पश्चिम। ये ग्रंथ किनके हैं, तो ये दलपत राय के हैं। इनके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि मान सिंह की जो रानी थी कंकावती ने अपने प्रिय पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, जो कि तक्षण कला का एक अद्भुत नमूना है। तो अब आगे बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस सारा मैंने आपको बता दिया। इनका जो निधन हुआ था वो 1614 में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1614 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अजमेर में स्थित ख्वाजा
साहब की दरगाह में सब स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ किस मुगल बादशाह द्वारा भेंट की गई थी। देखो अजमेर दरगाह के अंदर 2 देगें, कितनी देगें आपको याद रखनी है? 2 देग होता है। देग क्या होता है? तो देग मतलब एक बड़ा कड़ाह होता है ना, बड़ा कढ़ाई जो होता है, बड़ा कढ़ाई जिसमें चावल बनाए जाते हैं, वो गरीबों के लिए, जो कि फिर उनको बांट दिया जाता है, उसे तबर्रुक कहते हैं। जैसे अपने प्रसाद कहते हैं तो तबर्रुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, मुफ्त में जो प्रसाद दिया जाता है उसे तबर्रुक कहा जाता है। तो 2 देग, एक तो बड़ी देग, एक छोटी देग है। देखो बड़ी देग तो किसने दी थी? बड़ी देग दी थी मुगल बादशाह अकबर ने, जबकि छोटी देग जो बनवाई थी वो बादशाह मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। और देग में जो पकाई जाने वाली सामग्री वो मुफ्त में बांटी जाती है। ठीक है, उसे तबर्रुक कहा जाता है, गरीबों में बांट दिया जाता है। अब दरगाह क्या है, तो दरगाह के बारे में अपन कुछ देख ही लेते हैं। सबसे पहले ये जो दरगाह है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, इनका जो सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला है? चिश्ती सिलसिला। इनके गुरु का जो नाम है वो उस्मान हारूनी है, उस्मान हारूनी। इनका जो मेला लगता है 1 से 6 रजब के मध्य लगता है भाई, 1 से 6 रजब, इस्लामिक मंथ 1 से 6 रजब के मध्य इनका मेला लगता है। और यह जो झंडा चढ़ाने की जो रस्म होती है वो गोरी परिवार, भीलवाड़ा का गोरी परिवार इसे पूरी करता है। ये भी आपको याद रखना। ये जो दरगाह बनी हुई है तारागढ़ की जो पहाड़ी है बिल्कुल उनकी गोद में बनी हुई है। ठीक है, तारागढ़ जो कि अजमेर का, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 770 मीटर है। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं और बता देता हूँ, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ था वो 1142 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1142 में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का जो नाम था वो ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन था, जबकि माता का नाम जो था इनका बीबी शाह नूर था। और ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के काल में अजमेर आए थे, इन्हें अपनी कार्यस्थली बना लिया था। इसके अलावा देखो इनके 2 ग्रंथ आज तक पूछे नहीं गए, बड़े अच्छे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको याद रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो ग्रंथ है उनके बारे में बताता हूँ मैं। एक तो आपका गुंजल असरार। क्या है? गुंजल असरार। जो RS की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर अपने नोट्स में जरूर ऐड करना आप। एक तो गुंजल असरार हो गया। दूसरी मैं बात कर लूँ तो अनीसूल अरवा। दूसरा कौन सा जाएगा? अनीसूल अरवा, अनीसूल अरवा। तो ये 2 जो ग्रंथ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा रचित ग्रंथ या किताबें हैं उनकी। इसके अलावा मैं बात कर लो तो 1464 की बात है। मांडू के जो सुल्तान महमूद खिलजी के पुत्र जो थे सुल्तान गयासुद्दीन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पक्की मजार बनाई थी। और बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया था वो भी किसने करवाया था? वो सुल्तान गयासुद्दीन ने करवाया था। जबकि गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया। और दरगाह में आने वाले पहले जो सुल्तान थे ना वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे भाई? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा निज़ाम द्वार जो कि दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार, इसका जो निर्माण करवाया था हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर उस्मान अली खान ने करवाया था। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें एक बड़ी मस्जिद बनी हुई है शाहजहानी मस्जिद, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1638 ईस्वी में। कब करवाया था? 1638 ईस्वी में करवाया था। तो ये जो तथ्य थे दरगाह के बारे में सारे बता दिए, एग्जाम में बनेंगे, आपको जरूर याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महमूद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो मुस्तफाबाद किसका नाम रखा था? ऑप्शन नंबर 4 गागरोन का जो नाम रखा था मुस्तफाबाद रखा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गागरोन दुर्ग की मैं बात कर लूँ तो देखो गागरोन दुर्ग आपका एक तो जल दुर्ग है, दूसरा इसको डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, धुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा इसका जो तथ्य मैं आपको बता दूं, काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरा इसका जो निर्माण करवाया था ना वो बीजल देव ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? बीजल देव ने करवाया था। और इसी दुर्ग के अंदर हमीमुद्दीन चिश्ती जो कि खुरासान से गागरोन आए थे, ठीक है, मीठे शाह की दरगाह भी यहाँ बनी हुई है। इनकी समाधि और मीठे शाह की दरगाह यहाँ बनी हुई है। इसके अलावा भगवान मधुसूदन का जो मंदिर है वो दुर्जन सिंह हाड़ा ने बनवाया था, ये भी आपके यहाँ बना हुआ। इसके अलावा कोटा रियासत की जो सिक्के डालने की टकसाल भी यहाँ बनी हुई है। इसके अलावा संत पीपा की छतरी यहाँ बनी हुई है, संत पीपा की छतरी भी यहाँ बनी हुई है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यहाँ 2 शाखे हुए थे गागरोन में। कितने शाखे हुए थे? 2 शाखे। एक तो हुआ था 1423 ईस्वी में जो मांडू के सुल्तान होशंग शाह वे भोज के पुत्र अचलदास खींची के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें अचलदास खींची की रानी उमादे ने जोहर किया था। गागरोन दुर्ग का ये पहला शाखा था। दूसरे शाखे की मैं बात कर लूँ तो 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और अचलदास खींची के जो पुत्र थे पलन सिंह के मध्य होता है। ये गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा
था। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा देखो एक तथ्य आपको बताता हूँ मैं, जो राजस्थान के बर्डमैन है ना सलीम अली खान, वो गागरोन क्षेत्र में पाए जाने वाले गागरोन तोतों के संबंध में अपनी पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में किया है। जो इनकी जाति जो है वे हीरामन है। कौन सी जाति? इनके तोतों की जाति हीरामन तोते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपसे शेयर कर लिए। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते गाइस। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं आपको बताना है। तो देखो एक तरफ आपको लोक संत दिए हुए, एक तरफ आपको जन्म तारीख दी हुई। क्या? एक तरफ आपको लोक संत दिए हुए, एक तरफ आपको जन्म तारीख दी हुई। तो देखते हैं, मीरा का जो जन्म हुआ था वो बिल्कुल 1498 में हुआ था, जबकि स्वर्गवास जो हुआ था वो 1547 में, ठीक है, कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई थी। दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वो 1544 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1603 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा संत जसनाथ जी का जो जन्म है 1482 में हुआ था, जबकि इन्होंने समाधि ले ली थी। कब? 1506 ईस्वी में इन्होंने 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। इसके अलावा संत चरणदास जी की मैं बात कर लूँ तो इनका जो है यही आंसर आपका सही, ऑप्शन नंबर डी। इनका जन्म जो 1703 में हुआ था, 1503 में नहीं, 1703 के अंदर हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मीरा की बात कर लो तो मीरा का जन्म कुड़की ग्राम पाली में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम रतन सिंह था, माता का नाम वीर कुंवरी था। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, इनका पिता का नाम क्या था? लोधीराम ब्राह्मण, और इनकी माँ का नाम बस्सीबाई था। जसनाथ जी की मैं बात कर लूँ तो जसनाथ जी के पिता का नाम हमीर जी जाट था, माता का नाम इनका रूपादे था। जबकि चरणदास जी की बात कर लूँ तो इनकी माता का नाम कूजो देवी था और पिता का नाम मुरलीधर व्यास था। क्या था भाई? मुरलीधर व्यास। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिरोई, बाकला और गंधा किस उद्योग के नाम है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा झटपट्टी। क्या हो जाएगा भाई? झटपट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब झटपट्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं। झटपट्टियों में क्या होता है, जो पशुओं के बाल होते हैं, बकरी और जो ऊंट के बाल होते हैं, उससे एक पट्टी बनाई जाती है, शानदार गर्म जो बिछाने की एक पट्टी बनाई जाती है लंबी, उसे झटपट्टी कहा जाता है, ठीक है। जैसे ऊँटों की बाल की होती है तो उसे ओठी जट्टी कहा जाता है, जबकि बकरी की बाल होती है तो बकरी जाट कहा जाता है, ठीक है। बकरी और ऊँट के बालों से झटपट्टी की बुनाई की जाती है, जिसे जिरोई भी कहा जाता है, भाकला भी कहा जाता है, गंधा भी कहा जाता है। और ये कहाँ का फेमस है? तो बाड़मेर जिले का जो जसोल गांव है ना, जसोल गांव, यहाँ की झटपट्टी उद्योग बहुत फेमस है। ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, जसोल गांव, ठीक है। और ये लगभग 300 वर्ष पुराना है। ये कार्य 300 वर्ष से चलता आ रहा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो महाराणा कुंभा का जो ग्रंथ है संगीत राज, ये 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो पथ रतन कोश, कौन सा रतन कोश हो जाएगा? पथ रतन कोश। दूसरे की मैं बात कर लूँ तो गीत रतन कोश, कौन सा हो जाएगा भाई? गीत रतन कोश। तीसरे की मैं बात कर लूँ तो वाद्य रतन कोश, कौन सा हो जाएगा? वाद्य रतन कोश, ठीक है। चौथे की मैं बात कर लूँ तो चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? नृत्य रतन कोश, कौन सा हो जाएगा आपका? नृत्य रतन कोश। इसके अलावा मैं बात कर लूँ पांचवे की तो रस रतन कोश, ठीक है। 5 भागों में बटा हुआ, वापस से बता देता हूँ, पथ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, रस रतन कोश, ये 5 भागों में विभक्त है। इसके अलावा महाराणा कुंभा के अन्य ग्रंथों की अगर बात करते हैं तो एक इनका ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य में भी इनका एक ग्रंथ है। इसके अलावा कामराज रतिसार भी इनका एक ग्रंथ है। संगीत राज मैंने आपको बता ही दिया, ये भी इनका ग्रंथ है। एक आपका रसिक प्रिय, ये भी इनका ही ग्रंथ है। एक आपका सूड प्रबंध, ये सूड प्रबंध भी इनका ही ग्रंथ है। इसके अलावा गीत गोविंद पर टीका, ये भी इनका ही ग्रंथ है। और संगीत मीमांसा, ये भी इनका ही ग्रंथ है। तो ये सारे इनके ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? चंपाकली आभूषण पहना जाता है। ये चंपाकली लिखा हुआ जो सही है कि चंपाकली आभूषण पहना जाता है। चंपाकली जो आभूषण पहना जाता है वो गले में पहना जाता है, गले या छाती में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आज मैं गले के जो भी आभूषण है वो सारे आपके क्लियर करवा देता हूँ। गले में सर्वाधिक आभूषण गले में ही पहने जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं तिमणिया, गले में पहना जाता है। तुलसी, बजट्टी, मांदलिया, हासली, चंद्रहार, कंठहार, हाकर, सेरी, टेवटो, ताबीज, तेवटिया, तातणियों, मंगलसूत्र, रुचक, हालरियो, होदल, बाडली, बट्टन, खीवल, खुंगाली, छेड़ियो, हमेल। हमेल आपका जो है ना ये भी आपका गले में पहना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वैसे नया नाम है इसलिए आपको याद रखना। खंगवारी,
राम नामी, ये राम नामी भी आपका कहाँ पहना जाता है, राम नामी आपका पहना जाता गले में, जबकि हीर नामी जो पहना जाता है ना वो आपका कहाँ पहना जाता पैरों में। चंपाकली जो कि आपका पूछा ही गया, जुगावली, चौकी, चंद्रमाला, मटरमाला, मोहनमाला, ठीक है, और हार, ये सारे जो पहने जाते हैं कहाँ पहने जाते थे, गले के अंदर पहने जाते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको देखो कलाई का आभूषण भी शेयर कर ही लेता हूँ। कलाई के जो आभूषण होते हैं ना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो चूड़िया हो गई, नोगरी हो गई, मोकड़ी हो गई, पछेली हो गई, गोखरू हो गया। गोखरू रिलेटेड मैंने एक बार बताया था आपको, एक तो होता है आपका गोखरू, एक आपका होता है कोकरू, ठीक है, एक आपका होता है गोखरू, एक आता है आपका कोकरू। कोकरू तो आपका कान में पहना जाता है, गोखरू आपका कलाई में पहना जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं बात करता हूँ पूछिया हो गया, गजरो हो गई, दूड़ी, पुणची, माटी, मूठियो, कंगन, चूड़ा, बंगड़ी, चूड़ी, कड़ा, हथफूल, ये जो सारे है ये आपके दामना, ये कहाँ पहने जाते हैं, तो ये आपके कलाई के अंदर पहने जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था, तो ये आपको बताना। तो 1623 में जो चित्रांकन किया था वो वीर जी नामक चित्रकार द्वारा बनाया गया था। रागमाला का चित्र इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो जोधपुर शैली की मैं कुछ बात कर ही लेता हूँ। इस शैली का जो प्रारंभिक काल माना जाता है वो राव मालदेव के काल का माना जाता है। इसका जो पहला चित्र था ना वो उत्तर अध्ययन सूत्र चूर्णी था, ठीक है, जो कि चोखेलाव महल के अंदर बना हुआ है। चोखेलाव महल का निर्माण किसने करवाया था, तो चोखेलाव महल का निर्माण मालदेव द्वारा करवाया गया था। और जोधपुर के जो शासक थे सुर सिंह के काल में एक तो ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण भी किया गया। इसके अलावा विठल दास चंपावत नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण भी किया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो 1623 में वीर जी नामक चित्रकार द्वारा बनाया गया रागमाला का चित्र, जो कि आपके सवाल में पूछा गया। इसके अलावा मैं यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की बात कर लेता हूँ। तो एक आप शिवदास हो जाएंगे, एक आपके नारायण भाटी हो जाएंगे, एक आपके अमरदास हो जाएंगे, एक आपके जीतमल हो जाएंगे, एक आपके देवदास भाटी हो जाएंगे, एक आपके छज्जू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इस शैली में मैं बात कर लेता हूँ कुछ विशेषता की। सबसे ज्यादा लाल और पीला रंग का प्रयोग यहाँ हुआ, ठीक है। इसके अलावा बादलों का अधिक चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा जाके पुरुष लंबे और महिला ठिंगने कद की बनाई जाती है, ठीक है। और ढोला मारू और महेंद्र मुम्बल का जो चित्रण हुआ वो भी जोधपुर शैली में हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना। तो विराटरा माता का मंदिर बाड़मेर में आपका, ठीक है। खामखा के 3 दरवाजे ये दौलत बाग में बने हुए। अजमेर के अंदर आपके बूढ़ातीत का मंदिर सूर्या में। लेकिन बांकर माता का गढ़ मंदिर ये आपका जोधपुर में नहीं है। बांकर माता का जो गढ़ मंदिर है आपका जयपुर में बना हुआ, जिसे बांकी माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बड़ा शानदार सवाल है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला अपन सवाल देख लेते हैं अच्छे से। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल किसने किया, तो जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया भाई, जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसलमेर रियासत से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था, तो ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जोरावर सिंह बारठ। किसने किया था भाई, जोरावर सिंह बारठ के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जोरावर सिंह बारठ के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म जो 1883 में उदयपुर में हुआ था और 1912 की जो घटना चांदनी चौक में पीएनबी बैंक के ऊपर जो हार्डिंग पर बम फेंकने में ये भी शामिल थे। इनके बाद ये भूमिगत हो गए थे और अपना नाम बदलकर अमरदास वैरागी रख लिया था। और इनका अंतिम समय जो हुआ, अंतिम समय उनकी जो मृत्यु हुई थी ना वो निमोनिया के कारण हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी निमोनिया के कारण कोटा के अंतेलिया जो हवेली उसमें हुआ था। इसके अलावा जोरावर सिंह बारठ को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है, जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है।
और राजस्थान का जतिन दास वो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर गाइस कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1947। कब की गई भी? 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ठीक है, यही सवाल आपके पटवार एग्जाम में भी पूछा गया था 2015-16 वाली वैकेंसी में। तो एकीकरण आया था, एकीकरण की अपन बात कर लेते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी, जबकि 3 ठिकाने थे। सर 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो आपका लावा जयपुर, एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा, एक निमराना अलवर में, और एक आपका जो कि केंद्र शासित प्रदेश यानी चीफ शिफ था वो अजमेर मेरवाड़ा था। देखो भारत की बात कर लो तो भारत में उस समय जो रियासतें थी ना वो 562 रियासतें थी। कितनी थी? 562 रियासतें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी हैदराबाद रियासत थी और सबसे छोटी रियासत की बात कर लूँ मैं तो बिलवारी मध्य प्रदेश वाली थी। नेक्स्ट और तथ्य अपन देख लेते हैं इसके। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ 7 चरणों में हुआ। ठीक है, कितना समय लगा? तो 8, 7, 14, 8 साल 7 महीने 14 दिन लगे राजस्थान के एकीकरण में। ये भी आपको याद रखना। सबसे नवीन रियासत की बात कर लूँ तो झालावाड़ थी, जो कि कोटा से अलग करके बनाई गई थी। और सबसे प्राचीन रियासत की बात कर लूँ तो आपकी मेवाड़ थी। कौन सी थी? मेवाड़ थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की मैं बात करता हूँ तो आपकी मारवाड़ थी, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत की बात करता हूँ तो शाहपुरा थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करता हूँ तो उस समय जयपुर थी, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी आपकी शाहपुरा थी। कौन सी थी भाई? शाहपुरा थी। और रियासती विभाग के जो अपने अध्यक्ष थे ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके जो सचिव थे ना वो वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन थे। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी थी। किसने लिखी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पुस्तक जो है दशरथ शर्मा की है। किसकी है? दशरथ शर्मा की। इस बुक के अंदर चौहानों के वंश के बारे में आपको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्य अभिषेक उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जॉन लुडलो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अंग्रेजों ने मांगरोल का युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जालिम सिंह की थी। किसकी की थी भाई? जालिम सिंह की थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखो मैं बताता हूँ। ये जो कूट है ना, ये जो शासक दिए हुए आपको एकीकरण के समय जो राजस्थान के शासक थे ना उनका ये दिया हुआ। तो सबसे पहले अलवर के तेज सिंह थे, बिल्कुल सही। करौली के गणेश पाल थे, सिरोही के अभय सिंह थे, लेकिन झालावाड़ के सुमेर सिंह नहीं थे। झालावाड़ के कौन थे? तो हरीशचंद्र थे। झालावाड़ के कौन थे? हरीशचंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही देखो मैं प्रमुख एकीकरण के समय जो शासक थे उनकी बात भी कर लेता हूँ। बांसवाड़ा के आपके चंद्रवीर सिंह थे, भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह थे, बूंदी के बहादुर सिंह थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह थे, धौलपुर के उबेवान सिंह थे, जयपुर के आपके कौन थे भाई? जयपुर के जो शासक थे वो कौन थे? मान सिंह थे। जयपुर के कौन थे? मान सिंह थे। राम सिंह तो 1857 की क्रांति में थे। ठीक है, इसलिए मेरे मुंह से राम सिंह निकल गया। डूंगरपुर की बात कर लूँ तो लक्ष्मण सिंह थे। झालावाड़ की बात कर लूँ तो हरीशचंद्र, मैंने आपको बता दिया। जैसलमेर की बात कर लूँ तो रघुनाथ सिंह थे। जोधपुर की बात कर लूँ तो महाराजा हनुवंत सिंह थे। करौली की बात कर लूँ तो गणेश पाल सिंह थे। किशनगढ़ की बात कर लूँ तो सुमेर सिंह। ये सुमेर सिंह जो थे ना ये किशनगढ़ के शासक थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो कोटा के भीम सिंह थे, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह थे, लावा के बंश प्रदीप सिंह थे, निमराना के राजेंद्र सिंह थे, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद थे, और उदयपुर के जो थे आपके भोपाल सिंह थे। कौन थे भाई? भोपाल सिंह थे। ठीक है, और टोंक की बात कर लूँ तो अजीजुद्दौला थे। कौन थे भाई? अजीजुद्दौला थे। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। बहुत शानदार सवाल है। तो देखते इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 10.41%। कितना भाई? 10.41% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10.41 से मेरे को याद आया कि लूनी नदी का अपवाह तेतन जो प्रतिशत में वो भी 10.41 है। बनास का जो है 20.90 है, आपको याद रखना। ठीक है, माही का जो है 4.80 है अपवाह प्रतिशत। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो आंतरिक अपवाह जो है वो 60.5 है, ये भी आपको याद रखना है।
तो अपन सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की मैं बात कर लूँ तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि देश का कुल कितना 10.41% है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। और 1 नवंबर 2000 की बात कर लूँ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग से गठन हुआ था, तो उसी दिन राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया था। ये आपको याद रखना है, पहला मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे था। और मैं बात कर लूँ 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 68, 62, 10, 12, ठीक है, ये आपको याद रखना। ये राजस्थान की जनसंख्या थी, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लो तो जनसंख्या कुल कितनी थी 5.66% जनसंख्या भारत की कुल राजस्थान के अंदर रहती है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है भाई 7वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखो अपन में बता देता हूं, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार ये है आपका। राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की मैं बात कर लूँ ना, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है 69-30, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट, 69-30 से लेकर 78-17 तक है, ठीक है, 78-17 तक, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। इसके अलावा मैं उत्तरी अक्षांश की बात कर लूँ तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ओवरऑल में बात कर लो अक्षांश, तो अक्षांश कितना है, तो अक्षांश जो है 7 डिग्री 9 मिनट है, जबकि देशांतर की मैं बात कर लूँ तो 8 डिग्री 47 है। कितना है 8 डिग्री 47, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं राजस्थान के विस्तार की थोड़ी सी बात कर ही लेता हूँ आपके सामने। तो ये राजस्थान का मैप है, ये पतंगाकार, ये किसने कहा था, तो ये TH हेडले ने आपको बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 826 है। कितना भाई 826 है, कितना 826। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो ना उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में, तो एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी कि राजस्थान का सीना चौड़ा है। राजस्थान का सीना कैसा है भाई, चौड़ा है। तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 869 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 869 मीटर, या सॉरी किलोमीटर है ना। तो राजस्थान के मैं उत्तरी गांव की बात कर लूँ तो गंगानगर का कोना गांव है या, और दक्षिणी गांव की बात कर लूँ तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा। जबकि मैं पूर्वी गांव की बात कर लूँ तो सिलाना राजाखेड़ा धौलपुर, और पश्चिमी बात कर लूँ तो कटरा फतेहगढ़ जैसलमेर आता है। कटरा फतेहगढ़ जैसलमेर आपका आता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, देखो राजस्थान की सीमा के बारे में, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा वो 1070 है। कितनी है 1070 है। और राजस्थान की कुल सीमा जो है 5200 सॉरी गाइस, सॉरी का गड़बड़ हो रही है, मैं वापस से बता देता हूं आपको। देखो 1070 जो है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी, और 4850 ये अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2, ये आ गया 9, और ये हो गया 5, यानी 5920 है। कितनी है भाई 5920 है, ठीक है, 5920 राजस्थान की कुल सीमा है, ठीक है। कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। कहाँ से लगती है, गुजरात से लगती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो राजस्थान के भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है। तो केवल देखो, अब सवाल क्या पूछा उसका ध्यान रखना आपको, है ना। सवाल जो पूछा आपका कि राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की जो कुल लंबाई है अरावली में, अरावली की वो 550 किलोमीटर, जबकि अरावली की कुल लंबाई की बात कर ले तो 692, लगभग 80% राजस्थान के अंदर मौजूद है अरावली, ठीक है। और अरावली मैंने आपको बता दिया, अरावली क्या करती है, राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, पश्चिम और पूर्व में। पूर्व में पूर्वी मैदान आ जाता है, पश्चिम में आपका रेगिस्तान हो जाता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात कर लेता हूँ, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो शहर आती है 1597। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी आपकी दिलवाड़ा आती है 1442। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी आपकी जरगा आती है 1431। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी आती है आपकी अचलगढ़ जो कि 1380 है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार है। इसकी ऊंचाई जो कितनी है, तो 1360 मीटर ऊंचा है। कितना भाई 1360 मीटर ऊंचाई, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे सबसे ऊंचे पठार की मैं बात कर लूँ तो दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, आबू पठार हो जाएगा आपका। कौन सा, आबू का पठार। और तीसरे सबसे ऊंचे पठार की बात कर ले तो बोराट का पठार आपका हो जाएगा। जबकि मेसा के पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। और लासड़िया का पठार आपके उदयपुर में पड़ता है। और राजस्थान का सबसे कटा फटा जो पठार है वो लासड़िया का पठार है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। 56 का मैदान स्थित है, तो 56 का मैदान जो स्थित है वो कहाँ है, वो माही बेसिन में स्थित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर माना। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति यानी रेवाइन टोपोग्राफी के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल बेसिन, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो चंबल बेसिन पड़ता है ये पूर्वी मैदान में पड़ता है। कौन से मैदान में पड़ता है, राजस्थान के 4 भौतिक विभाग है और उसमें से कौन से भौतिक विभाग में आता है, तो ये पूर्वी मैदान के भौतिक विभाग में आता है। ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका चंबल बेसिन हो जाएगा, एक आपका बनास बेसिन हो जाएगा और एक आपका माही बेसिन हो जाएगा। कौन सा बेसिन हो जाएगा आपका, माही बेसिन हो जाएगा। तो देखो पूर्वी मैदान के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। पूर्वी मैदान जो है ना, पूर्वी मैदान के विस्तार की बात कर ले तो राजस्थान के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में स्थित मैदान जो है उसे पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये मैदान जो है नदियों निर्मित है, इसी कारण इसे नदी निर्मित बेसिन या प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें कितने जिला आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़, जयपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये पूर्वी मैदान के हिस्से, पूर्वी मैदान के जो जिले हैं, पूर्वी मैदान के अंदर जो शामिल जिले हैं वो है। इसके अलावा मैं बात कर लो तो यहाँ कितनी जनसंख्या रहती है, तो यह जनसंख्या जो रहती है 39% रहती है। क्षेत्रफल कितना है तो 23%, कितना 23% है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ या जलवायु जो है या औसत वर्षा जो होती है वो 50 से 80 के मध्य होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस प्रदेश में मुख्य रूप से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं और खनिजों की दृष्टि से बिल्कुल निर्धन प्रदेश है ये। ठीक है, इसके अलावा मैं मिट्टी की बात कर लूँ तो राजस्थान में सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वो पूर्वी मैदान में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मुख्य रूप से दोमट और कच्छारी मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके 3 पार्ट है, मैंने आपको जैसे बता दिया, एक तो चंबल बेसिन, एक बनास बेसिन, एक माही बेसिन। तो चंबल बेसिन के बारे में सवाल पूछा तो चंबल बेसिन के अपन थोड़ी सी चर्चा भी कर ले। चंबल बेसिन की जो मुख्य नदी एक तो चंबल है, एक उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल है, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी में फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो ढाल है ना वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, और इसके अलावा यह उत्खात स्थलाकृतियां बनी, यानी चंबल नदी में तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है जो कि चंबल नदी में गहरे गड्ढे निर्मित हो गए, उसे उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। डांग किसे कहते हैं तो चंबल नदी क्षेत्र में उत्खात स्थलाकृति और भीड़ और गहरे गड्ढे वाले क्षेत्र को डांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और खादर क्या होता है तो खादर में बता देता हूँ। चंबल नदी द्वारा निर्मित 5 से 80 मीटर गहरे गड्ढों को स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, खादर कहा जाता है। ठीक है, और एक नवीन जो मिट्टी होती है ना उसे भी खादर के नाम से जाना जाता है, पुरानी जो मिट्टी होती है उसे किसी नाम बांगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिसलपुर बांध कौन सी नदी पे निर्मित है। तो बिसलपुर जो बांध आपका बना हुआ है वो बनास नदी पे बना हुआ। बांधों के बारे में आया तो मैं बांध की बात कर ही लेता हूँ। राजस्थान के अंदर देखो सबसे ऊंचे बांध की अपन बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो जाखम बांध है। कौन सा बांध है भाई, जाखम बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 81 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के सबसे लंबे बांध की मैं बात कर लूँ तो माही बजाज सागर है। कौन सा बांध है भाई, माही बजाज सागर, 3109 मीटर लंबा है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि राजस्थान का पहला मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है तो वो पांचना बांध है। कौन सा बांध है, पांचना बांध है। इसके अलावा कंक्रीट से निर्मित पहला बांध कौन सा है तो बिसलपुर बांध है। कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध आपका है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ भ्राव दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो राणा प्रताप सागर भ्राव दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। तो अधिकांश राजस्थान जो स्थित है वो कौन, वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कौन से भाई, उपोष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से, उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में विस्तृत है ये आपको बताना। तो एरिडोसोल जो मिट्टी है राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है आपको बताना है। आर्द्र, उपाद्र, अर्धशुष्क और शुष्क। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 29 का, कि ये अर्धशुष्क में पाई जाती है। कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल। सॉरी गाइज, एरिडोसोल से पूछा ना इसने, तो एरिडोसोल से जो आपकी वो शुष्क शुष्क शुष्क
शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। जबकि एंटीसोल जो मृदा है ना, एंटीसोल वो अर्ध शुष्क में पाई जाती है, ठीक है। और इंसेप्टिसोल जो है वो पर्वत, अरावली पर्वत के ऊपर पाई जाती है, जबकि वर्टिसोल हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। एल्फिसोल की बात कर लो तो पूर्वी मैदान में पाई जाती है। ये राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जो कि 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी मिट्टियां? एक तो एरिडोसोल, एक एंटीसोल, एक एल्फिसोल, एक वर्टिसोल, एक इंसेप्टिसोल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अपन अगला क्वेश्चन क्या है? शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो शुष्क सागवान के जो वन मिलते हैं राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? बा को डुबाऊं। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है? बा को डू बा ऊ, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारा, उदयपुर। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। या जो शुष्क सागवान के जो वन पाए जाते हैं मुख्यतः ये 5 जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? तो ये चूरू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपका चूरू में पड़ता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, वैसे इस क्वेश्चन को क्या करा? डिलीट कर दिया गया, क्योंकि देखो मानव जनित कारण कौन सा नहीं है? ये सारे मानव जनित कारण हो गए। देखो जनसंख्या दबाव भी मानव के कारण, अतिचारण, पशु भी मानव ही चरा रहा, भूमि उपयोग में परिवर्तन भी मानव ही कर रहा, प्रौद्योगिकी विकास भी। वैसे इसका ये सही आंसर था, ये आंसर नहीं है, लेकिन इसका भी संबंध मानव से, इसलिए फिर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट, अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में होती है? तो अफीम के लिए फेमस राजस्थान का एक ही जिला चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन में देखो चित्तौड़गढ़ का लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका लिखा चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। तो 33 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। सांवरिया सेठ जो मंदिर बना चित्तौड़गढ़ में, उन मंदिर में अफीम चढ़ाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। जो हाड़ौती का पठार है वह मुख्यतः रूप से सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं। चोकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो ये तो शेखावटी में पाई जाती है चोकला नस्ल आपकी। तो देख लो शेखावटी के कौन से जिले आपको ऑप्शन में दिए हुए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीकर, चूरू और झुंझुनू के अंदर चोकला नस्ल पाई जाती है, जिसे भारत की मैरिनो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भारत की मैरिनो भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन। मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 और झालावाड़। 12 और झालावाड़ ऑप्शन नंबर 3 आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है ये आपको बताना है। तो 37 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई? NH15। कौन सा हो जाएगा? NH15। NH15 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। NH15 के बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं कि NH15 का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। तो NH15 के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ NH15। NH15 का जो नया नाम है वो क्या है? 68, 11 और 62। ये इसका नया नाम है 68, 11, 62। NH15 का जो नया नाम है वो क्या? 68, 12, 61। इसकी कुल लंबाई की बात कर लूँ तो 875 है। कितना भी? 875। ये आपको याद रखना है। और ये कौन कौन से जिलों से गुजरता है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके गंगानगर से शुरू होता है, गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर। राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है, ठीक है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर से गुजरता है। और इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कितनी है भाई? 875। इसके अलावा राजस्थान का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो ये वो अपना कौन सा है? तो वो आपका जो है वो 71B है। इसका नया नाम जो हो गया ना वो क्या हो गया था आपको याद रखना, 919 NH 919 इसका नया नाम हो गया 71B का, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का जो सबसे व्यस्तम NH है वो NH8 था, उसका नया नाम करके क्या कर दिया भाई? 4858। NH8 का नया नाम क्या हो गया? NH 4858 कर दिया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है
अगला क्वेश्चन को देखते हैं अपन क्या है। राजस्थान में मार्च 2013 में के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 38 का। तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, 5872 किलोमीटर, 5872 किलोमीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, जगपुरा आनंदपुर भूकिया क्षेत्र किन खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भी? सोने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, तो मुख्य रूप से कहाँ होता है ये आपको बताना है। राजस्थान में लिग्नाइट का जो मुख्य रूप से होता है उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बरसिंगसर और कपूरडी, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लिग्नाइट आधारित जो अपना ताप संयंत्र बना हुआ वो कहाँ है? तो गिरल, राजस्थान का प्रथम जो ताप विद्युत संयंत्र बना हुआ लिग्नाइट आधारित वो गिरल बाड़मेर में आपका पड़ता है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। धन्यवाद।